अल्टरनेटिंग करंट में अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अल्टरनेट सर्किट्स। अब इसमें जो भी चेंजेस ला रहे थे वो तीन लोग थे, ओमिक रेजिस्टेंस, इंडक्टिव कॉइल एंड कैपेसिटेंस। इज इट क्लियर? तो कितने तरह के देखते हैं कि ये सर्किट बनता है। एक तो पहला सर्किट वो होगा बच्चों जिसमें केवल ओमिक रेजिस्टेंस आर हो। दूसरा वो होगा जिसमें केवल इंडक्टिव कॉइल एल हो। तीसरा क्या होगा जिसमें केवल कैपेसिटेंस हो। अब इनको कपल बनाइए। फोर्थ क्या होगा जिसमें एल आर दोनों हो, मतलब कॉइल और रेजिस्टेंस दोनों हो। फिफ्थ क्या हो जाएगा जिसमें सी और आर दोनों हो। एक और बन रहा है जिसमें एल आर दोनों हो। एल आर दो बार हो गया तो क्या छूट रहा है जिसमें एल सी दोनों हो। और लास्ट है जब एल सी आर तीन हो। इज इट क्लियर? जाना हमें कहाँ पर है? न्यूमेरिकल की तरफ। कहाँ पे जाना है? न्यूमेरिकल की तरफ। और न्यूमेरिकल को देखिए हम कैसे यहाँ पे कई सारे रिलेशन मिलेंगे, किसी भी रिलेशन से कहीं न्यूमेरिकल निकल सकता है। तो आप लोग सीखिएगा। पहले हम कौन सा सर्किट ले रहे हैं जिसमें केवल ओमिक रेजिस्टेंस लगा है, और आप जानते हैं इसके लिए फेजर डायग्राम, जिस डायरेक्शन में आर के कारण वी है उसी में करंट है। अब आपका जिसमें केवल इंडक्टिव कॉइल लगा है ऐसा सर्किट, इसके लिए फेजर डायग्राम ये आई था और एल के कारण वी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या था आपके पास? नेक्स्ट आपके पास था कि कैपेसिटर संधारित्र लगा हो सी। तो इसके लिए आपको ये मालूम था, ठीक है। अभी लोग आपसे पूछ लेंगे कि बताइए फला में या इसमें फेज डिफरेंस कितना था? 90 डिग्री दिखाई तो दे रहा है, पाई/2। क्या याद करने के लिए? कितना दिख रहा है? ठीक। अब आते हैं कॉम्बिनेशन। तो ये तीन सर्किट हो गए हमारे आर एल सी। अब क्या लेने जा रहे हैं? एल आर सर्किट, यानी ऐसा सर्किट जिसमें कि हमारे पास रेजिस्टेंस भी है और कॉइल भी है, एल आर। अब आप सिर्फ दोनों का फेज डायग्राम बनाएंगे। कैसे? देखिए पहले आर का बनाइए। ये आपका ओमिक रेजिस्टेंस का फेज डायग्राम। उसके बाद एल का आपको मालूम ही होगा, आई और वी एल। इज इट क्लियर? अब देखिए दोनों में ही करंट सेम फेज में है, कोई मसला नहीं। मसला उसका उठता है जिसमें डिफरेंस होता है, जैसे वी में है। तो किसी एक पॉइंट पर हम दोनों के वोल्टेज को रख रहे हैं। तो हमने पाया कि आर के कारण ये वोल्टेज जा रहा है, किसके कारण? और यहीं पर अगर आप गौर करिए तो ये एल हो रहा है ना। अब क्योंकि ये लोग अलग अलग हैं तो जाहिर बात है हमें इनका रिजल्टेंट परिणामी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदे अलग हैं। तो सपोज करिए इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के कारण रिजल्टेंट आपका ये है V, परिणामी वोल्टेज विभवांतर। सपोज करिए ये फाई है, ये कितना हो गया? VL। कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम काम करता।
V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, यानी कि V इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। अगर न्यूमेरिकल में रिजल्टेंट वोल्टेज पूछ लिया जाए तो देखिए फार्मूला आपके सामने है। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, क्योंकि 190 डिग्री बोला था ना, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगने की पूरी संभावना थी, वही मैंने लगा दिया। अब कुछ नहीं करेंगे, अब इससे पोस्टमार्टम शुरू कर रहे हैं। नए नए रिलेशन आपके सामने आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, ठीक है। अब आपके सामने नए रिलेशन आ रहे हैं, कैसे V इज इक्वल टू आई आर होता है ना बच्चों, तो ये लिखा V, ये अंडर रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। अब यहां पे जरा सावधान रहना, आई स्क्वायर और L के रेजिस्टेंस को एक्सल से दिखाते हैं, याद करो, कोई नया नाम नहीं कर रहे हैं, वही V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन L क्या रिएक्टेंस होता है और उसका नाम क्या होता है, एक्सल स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये जो आई स्क्वायर था ये ब्रैकेट तोड़ के बाहर आ गया, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर एक्सल स्क्वायर। सिंपल पोस्टमार्टम। ऊपर आइए, V अपॉन आई इज इक्वल टू, और आगे बढ़ते हैं, आर स्क्वायर और एक्सल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, ओमेगा एल का स्क्वायर हो गया। और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई, यहां पर एफ रखेंगे फ्रीक्वेंसी, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2 पाई। किसी स्टेप से न्यूमेरिकल पूछ लो, किसी भी स्टेप से आप न्यूमेरिकल हमसे पूछ लीजिए, हम बता देंगे। अगर न्यूमेरिकल में आर और एक्सल दिया है तो हम यहां निकाल लेंगे, ठीक है। मान लो एक्सल की जगह इन्होंने ओमेगा दे रखा है तो यहां काम कर रहा है, ओमेगा भी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो यहां काम कर लेंगे। सारे जगह हम यही काम करेंगे, सारी जगह हम यही काम करेंगे। आप हमसे कहते हो कि बताइए फेज डिफरेंस कितना है, 10 फाई, तो 10 फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो गया, VL अपॉन VR। ये क्या होगा, आई एक्सल और आई आर, आई कैंसिल, क्या बचा, तो हम बताए ना बताए, आगे भी आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, सिर्फ फेजर डायग्राम लिया, दोनों के लिए करंट सेम फेज में था, कोई मसला नहीं। अलग अलग कौन भाग रहे थे, वोल्टेज, उनको एक पॉइंट पर फेजर डायग्राम में मिलाया तो 90 डिग्री पर आ रहे थे, तो रिजल्टेंट बीच में आएगा, रिजल्टेंट फिर सीधे यहाँ पर क्या लग गया, पाइथागोरस प्रमेय। जो जरूरत है आप पोस्टमार्टम करते चले जाओ, आपके सामने बिल्कुल। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है ना। अब आइए अगले पर आए, देखिए हम यही काम करेंगे, अपना काम कहीं आपको हम कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर निकलेंगे, जो फेजर डायग्राम बोल रहा हम आपको करके दिखा देंगे। अब हम किस पे आएंगे, देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखिए, अब हमें आना है अगला सर्किट, बोलिए कुछ है, एलसी नहीं है, CR सर्किट है। इन सब की डायमेंशन खुद पूछी जाती है एलसी वगैरह की। अब हमारे पास है ये और ये, ठीक, ये सर्किट है, इनके रिलेशन फार्मूलों को जनरेट कर रहे हैं। चलिए उसको जनरेट करते हैं। हम सबको मालूम है कि जो आर है इसका फेजर डायग्राम VR ये होगा, और C का सबको मालूम है, याद आ रहा है। अब दोनों में ही करंट सेम फेज पे चल रही है, वोल्टेज फेज डिफरेंस पर है, तो इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट परिणामी निकालना पड़ेगा। एक पॉइंट पे हमने इनको मिलाया तो ये तो R हो गए, ये तो R हो गए, और ये, इज इट क्लियर,
रिजल्टेंट कहाँ आएगा भाई, ये v है, tan phi तो निकाल लोगे ना, कालांतर वही क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन। अब देखिए ये आपका किसके बराबर होगा, VC के बराबर। सेम काम, फिर वही क्या लगने जा रहा है, फिर वही पाइथागोरस प्रमेय। कैसे, रिजल्टेंट V कर्ण पर बना वर्ग से भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इज इट क्लियर। अब ये क्या बन गया, रिजल्टेंट पोटेंशियल इन CR सर्किट। अब वही काम देखिए दोबारा कर रहे हैं, क्या हो गया, I स्क्वायर R स्क्वायर, जहां सावधान रहिए I स्क्वायर XC स्क्वायर, ठीक है। आगे इसको कैसे ब्रेक किया, V इक्वल टू I उसका रेजिस्टेंस या उसका रिएक्टेंस, I स्क्वायर कॉमन आया, और यहाँ पे कॉमन आएगा, यहाँ फॉर्म में आ जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। वही काम फिर कर रहे हैं। अब देखो V अपॉन I इज इक्वल टू कितना आ रहा है, R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। और ब्रेक कर सकते हो कि नहीं, V अपॉन I कितना आएगा, R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 पाई f होल स्क्वायर। अब वहां पर मैंने ध्यान नहीं दिलाया था, यहां पर ध्यान करिए, इम्पीडेंस भी तो मिल रहा है, V अपॉन I क्या होगा, आप कहोगे V अपॉन I तो R भी होता है, V अपॉन I तो रिएक्टेंस भी होता है। हम कहेंगे भैया यहाँ कुल दोनों के कारण वाला क्या कहलाता था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इम्पीडेंस Z। वहां भी लिख सकते थे इसके पहले वाले में। अब जरा गौर करो, हमने कहीं बात बदली अपनी, ठीक। सब फेजर डायग्राम से हम पकड़ते चले जा रहे हैं, जिस भी रिलेशन से पूछोगे वहां तक उसमें क्या लगा दें, इंडक्टिव कॉइल, यानी इस सर्किट में हमें चलना है, ठीक। तो R नहीं है, इज इट क्लियर। अब देखिए दोनों का फेजर डायग्राम बनाते हैं। C के लिए आप सबको मालूम है I, और इसके लिए मालूम है VC, और इनके लिए क्या है I और VL। अब एक I सेम फेज में कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी सीरीज में I इक्वल होती है। मामला किसका फंसता है, वोल्टेज का। एक पॉइंट पे मिलाओ, तो हम मिलाने जा रहे हैं पॉइंट पे, ये पॉइंट आया, VC नीचे जा रहा है और उसी समय VL ऊपर जा रहा है, अब तुम परेशान होंगे, हम नहीं परेशान होंगे। क्या निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है ना, दोनों अलग अलग भाग रहे हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू VL डिफरेंस VC, भाई जो बड़ा हो पहले आ जाए। यही तो बताओ क्या होता है यहाँ पे, तो पाइथागोरस चलेगा नहीं। क्या आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, 180 का फेज डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये मत कहना सर ने नहीं बताया। अब देखो, और इनका मन नहीं मान रहा है, तो क्या होगा, IXL डिफरेंस IXC, I और I कॉमन होके यहाँ पर आ गया, क्या बन गया, RZ इम्पीडेंस कुल दोनों के कारण। और इसको ब्रेक कर सकते हैं, ओमेगा L डिफरेंस 1 अपॉन ओमेगा C, और कुछ कर सकते हैं 2 पाई FL डिफरेंस 2 पाई FC। देखिए मैं सिर्फ सब कुछ इससे कर दे रहा हूँ, कहीं भी आपको कोई बहुत हार्ड फास्ट रूल नहीं बता दे रहा हूँ, जितना इजी हो सक रहा है न्यूमेरिकल की तरफ आपको लेकर चल रहा हूँ। अगर CL लिखा होगा तो ये चीज़ तो नहीं लिखी होगी ना, आप सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ा, ये मेरी तरह बनाया, CL है, एक ऊपर एक नीचे, यानी यहाँ पाइथागोरस नहीं है, दोनों को डिफरेंस इस तरह याद रखना है। वहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस आ गया, ठीक, वो लिख रहा है, पाइथागोरस आ गया, तो जाहिर बात है VR स्क्वायर
अब L हो चाहे C हो, उनका चलता चला जाएगा। इज इट क्लियर? ये आपने इम्पीडेंस बना लिया। अब यहाँ पर एक चीज आप नहीं पढ़ेंगे, उसको ध्यान से पढ़िएगा। एक चीज होती है रिजोनेंस। क्या होता है? रिजोनेंस मतलब कि अनुनाद। इलेक्ट्रिक में अनुनाद की कंडीशन बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, प्रेरक प्रतिघात और धारकीय प्रतिघात आपस में बराबर हो जाते हैं। ये शर्त है, ये कंडीशन है, ये प्रतिबंध है किसकी? रिजोनेंस की, अनुनाद। ऐसा होने पर क्या होता है? ऐसा होने पर जो इम्पीडेंस है, प्रतिबाधा है, वो मिनिमम हो जाती है। क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है, जिसके लिए जो करंट या वोल्टेज के एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। समझ रहे हैं? ये इलेक्ट्रिक रिजोनेंस की शर्त है। आपने इसके पहले कहीं पढ़ा होगा, जब इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, कि जब डिफेंस की फोर्स मिलिट्री कोई पुल को पार करती है तो वो परेड नहीं करती है, क्योंकि पुल में कुछ अपना वाइब्रेशन होगा, और इधर ये सारे एक साथ पैर उठा रहे हैं, एक साथ पैर रख रहे हैं, इनका वाइब्रेशन होगा। कहीं दोनों वाइब्रेशन हो गए तो पुल में हो जाएगा रिजोनेंस, और रिजोनेंस हो जाएगा तो वाइब्रेशन, कंपन बढ़ जाएंगे। पुल कहाँ चला जाएगा? नीचे। कहाँ? जरूरी है पुल पानी के ऊपर पुल बना हो, खाई के ऊपर भी तो बना होगा, मतलब फिलहाल जो होगा नुकसान नहीं होगा। तो खैर वो उसकी बात थी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक रिजोनेंस की क्या कंडीशन बच्चों? एक्सल इक्वल टू एक्सी। इसमें क्या होता है? जेड हमारा एम्पलीट्यूड, आयाम, करंट और वोल्टेज के क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जब भी जिस सर्किट में एक्सल आया तो हमको क्या करना पड़ेगा? इम्पीडेंस भी, वो वहां पर रिजोनेंस भी निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ रिजोनेंस निकाल के देखते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? एक्सल बराबर एक्सी। ये क्या होगा? ओमेगा एन। ये क्या होगा? 1/ओमेगा सी। ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया? 1/LC हो गया। इज इट क्लियर? स्क्वायर कहाँ गया? अगर कभी पूछ ले कि रिजोनेंस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताएं, क्या बताएं? तो एंगुलर शब्द का मतलब ही है कि आपसे ओमेगा के बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक, तो आप ये फार्मूला लिखेंगे। नाउ W इज, ये क्या हो गया? ओमेगा 2πf। तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालने जा रहे हैं, कितनी आएगी? 1/LC। ये 2π कहाँ चला जाएगा? 1/2π। ये आपने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकाली। इज इट क्लियर? क्या करना है? सिर्फ आपको एक्सल बराबर एक्सी करना है। ये कब कब होगा? जिन जिन सर्किट में ये दोनों बंदे होंगे। जिनमें दोनों नहीं है, नहीं होगा। जिनमें होंगे तो ये होगा। अब न्यूमेरिकल पे ध्यान रखना कि क्या न्यूमेरिकल में अगर इस बंदे ने इम्पीडेंस पूछा है, इम्पीडेंस Z नॉर्मल कंडीशन में LC सर्किट में, तो ये हो गया इम्पीडेंस। अगर कहता रिजोनेंस की कंडीशन में बताइए तो Z कितना आता? 0, क्योंकि एक्सल डिफरेंस एक्सी है और रिजोनेंस का मतलब है एक्सल बराबर एक्सी करो। तो मैंने बताया रिजोनेंस में Z क्या हो जाता है? मिनिमम। देखिए नॉर्मल में Z कितना था, और जब ये सर्किट रिजोनेंस की कंडीशन में आ गया, जब एक्सल बराबर आपने एक्सी किया, तो जाहिर बात है, बिल्कुल क्लियर है कि दोनों इक्वल है, तो Z कितना आ जाएगा? 0। तो न्यूमेरिकल में ध्यान रखना कि कहीं ऐसा तो नहीं, यही चीज तुमसे वो नॉर्मल कंडीशन में पूछ रहा था कि इम्पीडेंस कंडीशन में पूछ रहा था। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा? हमारा लास्ट वाला LCR सर्किट। आप जैसा फेजर डायग्राम मिलेगा बस आपको वैसे ही सीखना है। अब देखिए, अब तो ये लग रहा होगा ना कि फेजर से बस चलना है और उतना दूर भी खड़े वो भी नहीं सोचना है। ये दिखाई दिया दोनों का डिफरेंस, ट्रायंगल दिखाई दिया पाइथागोरस। अब आ गया LC
आर। मत परेशान होइए, ये भी बहुत आसान है। यानी ये है और आर भी आ गया, 3 लोग मिल गए। आई तीनों में सेम फेज में है, मसला फंस रहा है वोल्टेज का। तो 2 का तो ये बना ही हुआ है फेजर डायग्राम, और ये वाला कहाँ है? यही तो है नहीं? ठीक। अब देखिए, अब आपका दिमाग नहीं सोच पा रहा है, और हम बता रहे हैं। इन दोनों को आप पहले ही निकाल चुके हैं और लिख चुके हैं VL डिफरेंस VC, है ना? तो अब क्या बचा आपके पास? देखा, इसको मैंने कैसे ऊपर ले गया? तीनों आ गए ना। जो पहले कुछ नहीं समझ में आता, समझ में आया कि पहले वो 2 तो हम निकाल ही चुके हैं। अब ये आ गया, y भी निकाल लोगे, फेज डिफरेंस का नाम तक सिखाई रखा है। अब क्या होगा? फिर देखो वही पाइथागोरस आ गया, क्योंकि रिजल्टेंट v यहाँ होगा और ये किसके बराबर होगा? VL डिफरेंस VC के। बिल्कुल वही रिपीटेड काम जो करते आ रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम, VR² प्लस VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर। अब पोस्टमार्टम करना आ गया, I² R², इधर बोलो भाई, I² एक्सेल डिफरेंस IXC का होल स्क्वायर। I पहले अंडर रूट लेते हैं, I² बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ केवल I बचेगा। ये क्या बनेगा आगे चल के? कुल के कारण, टोटल हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट। अब कई बार ये काम कर चुके हो, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। R² भाई एक्सेल ले दिया है, ओमेगा में पूछना चाहते हो तो ओमेगा L डिफरेंस 1/ओमेगा C का स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा भी नहीं दे रहे हो, फ्रीक्वेंसी में ब्रेक करना चाह रहे हो तो R² प्लस 2πfL डिफरेंस 2πfC का। मैंने कहीं भी आपको अलग अलग नहीं सिखाया। आ गया क्लियर? नॉर्मल कंडीशन थी, क्योंकि इसमें भी ये 2 बंदे बैठे हैं, इसमें भी ये विजुअलेंस वाली कंडीशन हो सकती है ना। तो फिर क्या, वही काम तो करना पड़ेगा। एक्सेल बराबर XC, ये कंडीशन हो गई। Z मिनिमम आएगा, ये क्या आया? रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये रेजोनेंस अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अनुनादी आवृत्ति। इज इट क्लियर? ये काम फिर से वैसे ही करोगे। अब बात आती है रेजोनेंस के कंडीशन में इसका इंपीडेंस कितना हो जाएगा। तो जाहिर बात है ये तो 0 हो गए, क्योंकि एक्सेल बराबर XC होता है। तो बचा अंडर रूट R, यानी कितना बचा? केवल R। यानी देखिए मिनिमा ना आया। ठीक, नॉर्मल में पूछा तो ये यहां से जवाब देंगे, और इसमें पूछा तो ध्यान रखिएगा कि कहीं रेजोनेंस में तो नहीं फ्रीक्वेंसी पूछ ली है। ठीक, अब यहां पर देखिए वही चीज बार बार थी ना, सेम ही चीज तो रिपोर्ट कर रहे हैं भाई। आप हमसे रिजल्टेंट वोल्टेज पूछ सकते हैं, चीज के लिए हमने बता दिया। आप हमसे क्या पूछ सकते हैं? Z पूछ सकते हैं, हो सकता है L के टर्म में पूछे तो ये फायदा करेगा, ओमेगा के टर्म में ये, F के टर्म में ये। ठीक, और इतनी बार सिमिलरिटी से ब्रेक कर चुके हो कि अब तुम्हें इसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अंडर रूट के न्यूमेरिकल है, इजिली सॉल्व होंगे। इतना सब लिखा नहीं रहेगा, लेकिन दिमाग में ये तो चल रहा होगा।